Hi everyone, good morning everyone to the daily newspaper analysis. This is 22nd and 23rd of August analysis. That is of Sunday and Monday. And though we were trying to have a live class, but as you know, because of network issues, we could not. Unfortunately, I would have loved to take a live class as you know it. But nevertheless, कोई बात नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. So let's continue the session. और आप लोग you can watch this, you can let me know any doubts and queries you have. You can let me know in the comment sections below what you if you have any queries. अगर कोई आपके सवाल है या कोई भी आपको लगता है कि there is any difficulty in any topic, you can let me know. चलिए, so आज का daily motivational quote, I think we have already discussed this, but then anyway, so if most of us are actually ashamed of shabby clothes and shoddy furniture of other people, let us be more ashamed of shabby ideas and shoddy philosophies. राइट सो इफ यू सी अदर पीपल कि कैसे कपड़े पहने हैं कैसे घर पे रहते हैं आई थिंक इट्स मोर टू डू विथ द आइडिया दैट द गवर्नमेंट वाज not able to provide them the basic facilities. So it's actually the failure of ideas of policymakers and the philosophy of policymakers rather than blaming the poor. So generally हम लोग psychology and sociology में ये चीज पढ़ते हैं. This is known as blaming the poor कि उसकी ही गलती है उसने ही काम नहीं किया होगा but कई बार होता भी है but not always true. So let's not blame somebody who is living in poverty. Possibly it's the collective failure of society. It's a collective failure of society and not of that person per se. राइट सो एल्बर्ट आइंस्टीन बाबा जी अच्छे अच्छे फिलोसफिकल आइडियाज भी देते हैं हम लोगों को तो बाबा जी ने ये बताया है बाकी स्पेशल क्लास टुनाइट वी हैव 10:30 PM इंडियन इकोनॉमी वी हैव अ क्लास ऑन इकोनॉमी सो वी विल बी कवरिंग दैट राइट और इसके अलावा फिर किताब सीरीज इज गोइंग ऑन एज यू नो एंड उसके अलावा यू कैन यूज द कोड DPS Live at deep27 फॉर सब्सक्रिप्शन दिस सब्सक्रिप्शन ऑफर स्टैंड स्टिल end of this month I think sorry you can still avail all the benefits. तो पहला ट्यूटोरियल जो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग योर ऑल्टरनेटिव डिजीजेस जो कोविड के समय साइड ट्रैक हो गई जिनको आप कह सकते हो कि कोविड में उतना ध्यान नहीं दिया गया उनके ऊपर तो वो भी इंपॉर्टेंट है एंड देन देयर इज अनदर आर्टिकल ऑन अनडूइंग जुडिशियल फ्यूडलिज्म. सो पहले हम लोग जरा ये आर्टिकल देखेंगे जुडिशियल फ्यूडलिज्म वाला क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है एंड प्रीटी डिफरेंट आर्टिकल है फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ मतलब इन रीसेंट टाइम्स. मेजरली हम लोग क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं ये हुआ वो हुआ पॉलिटी में बट उपेंद्र बख्शी जी इज वन सच पर्सनालिटी. एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी कह सकते हो आप इनको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं आप लोग ने इनकी पॉलिटी की बुक्स भी पढ़ी होंगी. इज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ गुजरात एंड दिल्ली. उपेंद्र बख्शी जी एक्चुअली इस आर्टिकल में बोल रहे हैं कि जो मेन पॉइंट है वो एक हिमाचल हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क वर्डिक कह सकते हो या डिसीजन है कि ये सबॉर्डिनेट कोर्ट जो वर्ड यूज होता है इसको रोक देना चाहिए क्योंकि ये डिग्निटी ऑफ जजेस जो लोअर जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट जुडिशरी उनके खिलाफ जाता है. तो व्हाट्स इन अ नेम. सो ये रोमियो एंड जूलियट की बहुत फेमस लाइन है व्हाट्स इन अ नेम. बट एक्चुअली जुडिशरी के टर्म में अगर आप देखोगे या लॉ के टर्म में आप देखोगे तो ये नेम इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज हो जाता है जैसे ही आपका एक भी वर्ड चेंज हो जाए इधर से उधर. सो मे एंड शैल बहुत इंपॉर्टेंट है होगा नहीं होगा डिपेंड्स ऑन मे एंड शैल. देन देयर आर अदर क्लॉजेस आपके सब क्लॉजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो जुडिशरी और लॉ में ये वर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. So what he says that what may be true for romance and literature is often democidal in politics and law. मतलब रोमांस में और इन सब चीजों में लिटरेचर में आप बोल सकते हो भाई नाम में क्या है नाम में क्या रखा है बट यहाँ पे बहुत कुछ रखा है यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ ही रखा हुआ है. So he's always pointed out that at public fora and in my writings that the expression subordinate courts used by part 6 of chapter 6 of the Constitution of India जो है ये cannot signify that judges are indeed so. ये बोलते हैं दिस इज एन inelegant enunciation menaces the independence of the judiciary entrenched with the since the Kishan Bharti case. Sorry. सो पॉइंट ये है कि जो जनरली अब देखिए हमारे यहाँ दो तीन टीयर की कोर्ट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट है देन हाई कोर्ट है देन यू हैव लोअर कोर्ट जिनको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं कि या सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो बोला जाता है. तो द पॉइंट इज दैट जब हम सबॉर्डिनेट जुडिशरी की बात करते हैं सो अ लॉट ऑफ टाइम जनरली द लोअर जजेस दे आर नॉट गिवन दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस बाय द हायर कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो इन्होंने
सॉरी, जस्टिस चंद्रचूड़ से ये सवाल पूछा था, वाईवी चंद्रचूड़, नॉट दिस वन। एंड उनसे ये पब्लिक में सवाल पूछा इन्होंने कि व्हाई दिस इनडिफरेंस, व्हाई दिस कोलावेरिटी बेसिकली। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीजीआई एंड द सरपंच ऑफ अ न्याय पंचायत? तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आई मीन नॉट डिसरिस्पेक्ट टू हिम और द जुडिशरी। टू हिज क्रेडिट ही कंटेन्ड हिज annoyance, but the fact that is no judge is subordinate to any other. As constitutional beings, judges are limited in jurisdiction but also supreme within their own jurisdiction. Article 235 speaks of sorry, of control over subordinate courts. तो ये आर्टिकल क्या है? इट अकॉर्डिंग टू बख्शी साहब, जो ये बोलते हैं उपेंद्र बख्शी साहब कि अ, ये जो है इंजरी में एक इंसल्ट और ऐड करने का काम करता है, बाय डिस्क्राइबिंग दीज एंटिटीज एंड एजेंट्स एज पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो जो लोअर जुडिशरी होती है ना, सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे आप देखोगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सिमिलर न्याय पंचायत के जजेस, जैसे यहाँ पे बोला गया, जो आपके न्यायपालिका होती है पंचायत लेवल पे उनके जजेस को। तो इसको इन्होंने बोला एक तरीके का फ्यूडलिज्म है कि बड़े जमींदार उनसे बड़े जमींदार उनसे बड़े जमींदार। तो फ्यूडलिज्म का प्रिंसिपल है कि सबसे नीचे फिर उसके ऊपर की हायरार्की बना दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट कंटेम्पलेट्स अ हायरार्की ऑफ jurisdiction, बट नो जज एक्टिंग विद इन हर jurisdiction is inferior or subordinate. On appeal or a review, a court with ample jurisdiction may overturn and even pass judicial strictures, but this does not make the concerned court lower or inferior courts. ऑफ कोर्स, मतलब ये तो मानना पड़ेगा भाई, देखो हाई कोर्ट्स हैव कंसिडरेबल पावर, दे हैव मोर पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एंड इसीलिए उनके पास सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल भी होता है नीचे की जुडिशरी का, बट दैट इज ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। बट दिस सुपरवाइजरी पावर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एपेक्स कोर्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड सब्जेक्ट टू द राइट टू अपील एज ग्रांटेड बाय आर्टिकल 235। इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, जैसे जस्टिस एच एस कपाड़िया साहब ने बोला था in a dissenting opinion in 2006 that standards of evaluation in matters of promotion and posting have to be uniformly applied lest arbitrariness comes in. So he said that varying standards or no standards breach the integrity of the process and bring in discrimination and arbitrariness, violating Article 14 and therefore judicial review. Basically वही है कि अगर आप देखोगे कि जो स्टैंडर्ड है डील करने का विद जजेस एंड हाउ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग देयर जजमेंट्स, वो एक इक्वल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता, ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। पॉइंट वही है कि लोअर कोर्ट के पास और लोअर जजेस के पास भी बहुत सिग्निफिकेंट पावर्स होती है, बट ऑफ कोर्स द ओवरराइडिंग पावर लाइज विद द हाई कोर्ट। एंड डिस्पाइट द ऑब्जर्वेशंस, आर्बिट्ररी प्रैक्टिस इन राइटिंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस सीम्स टू कंटिन्यू। अब जैसे एसीआर होती है, हम उसको बोलते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, अप्रेजल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। सो इसमें लोअर जजेस का हायर जजेस लिखेंगे, ऑफ कोर्स हाई कोर्ट के जजेस लिखते हैं। So though not very common, the practice of downgrading a senior district judge constantly commended in annual confidential report as very good suddenly to a good or lower grade continue to occur. However, while the constitution allows a supervision, it does not sanction judicial despotism. This is the main word. ठीक है, आप सुपरवाइज करो पर जबरदस्ती मनमानी ना करो। ठीक है, it erects a safeguard by the provision of the constitutional right to appeal to the Supreme Court. But should such guarantee be necessary in the first place to maintain the integrity of the process of judicial elevation? अब ये जो बात कर रहे हैं उपेंद्र बख्शी साहब, दिस इज रिगार्डिंग द August 11 order of the Himachal Pradesh High Court. It comes as a breach of fresh air, comes as a breath of fresh air. ये बोलता है कि भाई हेयर एंड आफ्टर ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट शैल बी रेफर्ड टू एज द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ये चीज चेंज हो गई, सबॉर्डिनेट वर्ड ही हटा दिया, उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बोलोगे आप। हाई कोर्ट के अलावा जो भी आप वर्ड यूज करना है, यू विल से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। फर्दर, दीज कोर्ट शैल नॉट बी रेफर्ड टू एज सबॉर्डिनेट कोर्ट बट एज ट्रायल कोर्ट्स। दिस जुडिशियल एक्शन इज रिप्लीट विद गुड इंटेंशन एंड होपफुली देयर वुड बी नो ऑपोजिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और इंटरवेंशन बाय द स्टेट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट साइड। क्योंकि ये जो है ना, ये आइडिया ऑफ सबॉर्डिनेशन ये कॉलोनियल टाइम से है, ब्रिटिश एरा का राज के टाइम का है ये, कि भाई सबॉर्डिनेट जुडिशरी को रखना है। सो द कॉलोनियल आइडिया ऑफ सबॉर्डिनेशन स्टैंड्स रिप्लेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। So this decision replacing the term subordinate judiciary is completely justified, as in fact Article 235 speaks of the district judge. However, it also says that the court subordinate thereto. तो ये चीज उन्होंने सबॉर्डिनेट वर्ड हटाने के लिए बात की है। अब बात हुई कि इसको ओवरऑल अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए तो फिर भाई आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल।
क्योंकि या तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर दे कि भाई नाउ नो जुडिशियल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी कॉल्ड एज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट कर देगा तो हर जगह एप्लीकेबल होगा, बट अभी इट्स ओनली एप्लीकेबल टू हिमाचल प्रदेश। देन अदर स्टेट्स इफ दे वांट, अदर स्टेट की जुडिशरीज जो है अगर उनको लगता है अदर स्टेट के हाई कोर्ट दे कैन आल्सो अप्लाई दिस प्रिंसिपल, या फिर इसको ये जजमेंट या ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो द न्यू डेजिग्नेशन इज ऑफ कोर्स नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या करना चाहिए? तो अब उपेंद्र बख्शी जी बोलते हैं दैट इन माय व्यू endorses a complete recasting of Article 235 which does away with the omnibus expression of controlling powers of the high courts। तो इसको कंट्रोलिंग पावर की जगह बोल रहे हैं सुपरविजन कर दिया जाए अंडर डिटेल्ड परफॉर्मेंस नॉर्म। बट देर इज नो रीजन वाई फॉर मोस्ट मैटर्स सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट मे नॉट कंस्टिट्यूट अ कोलिजिएट सिस्टम टू फैसिलिटेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोल रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कोलिजियम सिस्टम है, वैसा ही एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल और हाई कोर्ट लेवल पे बना दो, ताकि दैट बॉडी ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट जजेस इज एबल टू मैनेज एंड सुपरवाइज द लोअर कोर्ट्स, जिसको आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते थे, अब उसको बोल दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो उसके अलावा अगर जरूरी हो तो अमेंडमेंट के लिए भी बोला जाता है, अमेंडमेंट शुड आल्सो स्पेसिफिकली रिक्वायर द हाई कोर्ट टू satisfy the criteria flowing from the principles of natural and constitutional justice, and all judicial officers who fulfill due qualification threshold should be treated with constitutional dignity and respect। तो अगर किसी की एसीआर जो है एडवर्सली चेंज होती है इन द फेस ऑफ अ कंसिस्टेंट अवार्ड फॉर अ डिकेड और मोर, इट शुड बी द कोलिजिएट एक्ट ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। उन्होंने बोला ये एसीआर जो भरने का काम है ये जजेस के आप हाथ में मत दो। आप क्या करो, आप एक कोलिजियम सिस्टम बना दो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट का, या 4 कर लो आप, सीजी+4 कर लो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट +4 कर लो। मतलब हम अपनी तरफ से तो सजेशन दे ही सकते हैं। और फर्दर मतलब इसको आप अप्लाई कर सकते हो कि एसीआर जो इनके पास रहेगा तो एक बॉडी के पास रहेगा, बट स्टिल पर्सनली इफ यू आस्क मी आई थिंक वो फिर भी एक ह्यूमन एलिमेंट है, जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये अगर ये ग्रुप भी काम करेगा तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो एसीआर सही भरा जाएगा। आप भी सोचो, आप भी बताइएगा इस बारे में कि क्या लगता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट आर्टिकल। सो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप बताइएगा व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको मैनेज करें, कि व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, हमें एसीआर कैसे करा भराना चाहिए, या लोअर जुडिशरी कैसे बेटर कर सकते हैं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाने का टाइम आ चुका है क्या? तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Further, CJI Ramanna has also agreed in principle, following the request of the Supreme Court Bar Association, that the Chief Justice of the High Court should consider lawyers practicing in the Supreme Court for elevation to the High Court, and to this end propose a set of names। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हाउ ऑल दिस इज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल कोडिफाइड इज अ मैटर कॉलिंग फॉर द कंबाइंड विजडम ऑफ द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। एनी रिकमेंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो होगा वो ऑफ कोर्स भाई पार्लियामेंट देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ लेके आएगा, बिल के साथ। तो रमन्ना साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बोला है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बोला है कि जो चीफ जस्टिस है ऑफ द हाई कोर्ट, वो जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा उनका स्टैचर बढ़ जाता है, उनको भी यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को, कि उन्हें हाई कोर्ट के जज में अपॉइंटमेंट दिया जा सके। जनरली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अगर आप लॉयर हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो सकते हो, फिर हाई कोर्ट में नहीं हो सकते। तो जनरली वो ना बैक बैक ट्रैकिंग हो जाती है, कर सकते हो आप, बिकॉज हाई कोर्ट के जज का क्राइटेरिया भी होता है जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो या प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। बट वो कोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट देन यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड, जनरली यू कैन नॉट अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट। तो उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा चेंज करा जाए, लेट्स क्योंकि हर कोई तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन नहीं पाएगा, सो देयर देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट सम सुप्रीम कोर्ट लॉयर कैन बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज, राइट? सो दिस वाज द आर्टिकल ऑन जीएस2। लोअर जुडिशरी, जनरली लोअर जुडिशरी के ऊपर या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर जो है आपके आर्टिकल्स बहुत कम आते हैं, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, राइट? चलिए, moving on to the next one, this is focusing on diseases sidelined by COVID-19। तो ये बता रहे हैं जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो बड़े सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुआ था ड्यू टू कोविड-19, या कोविड वायरस आप कह सकते हो, उसकी वजह से बाकी डिजीजेस भी जो हैं वो या जो बाकी एलिमेंट्स है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये हमने पहले भी ऐसा एक आर्टिकल डिस्कस किया था, इफ पीपल रिमेंबर, हमने इसके बारे में एक चर्चा करी थी आर्टिकल में, दिस विच हैड टॉक्ड अबाउट हाउ अदर डिजीजेज आर बीइंग साइडलाइन, या अदर जो डिजीजेज हैं आप कह सकते हो कि वो एक तरीके से पीछे हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19।
तो ये सिमिलर आर्टिकल है डीलिंग विथ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, बट इसमें क्या फैक्चुअल डेटा थोड़ा अच्छा दिया हुआ है विच कैन बी यूटिलाइज टू सपोर्ट योर क्लेम, या जो आपका आर्ग्यूमेंट है आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। तो नियरली 71% ऑफ ऑल डेथ्स वर्ल्ड वाइड अकर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, एनसीडी जिसको हम बोलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय इंडिया के लिए, हाउ टू मैनेज दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कोविड में तो डबल इम्पैक्ट है इसका। हार्ट अटैक हो गया, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गई, आर द टॉप कॉजेज ऑफ ग्लोबल डेथ्स। One out of every four deaths occur due to the cardiovascular diseases, especially among the younger patients. इंडिया में आप देखोगे ये प्रॉब्लम इसलिए भी ज्यादा बिकॉज यहाँ पे एक तो अर्ली ऑनसेट है और रैपिड प्रोग्रेशन है सब डिजीज का, क्योंकि एक तो हम ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, यहाँ पे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब है। तो प्रीमेच्योर लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू एनसीटी इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 69 is also very high. Half of the death due to cardiovascular disease in our age is in the group of 40 to 69 years. अब जैसे अगर आप नेशनल हेल्थ मिशन का अगर आप डेटा भी देखोगे, वो जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, so in 2010 it focused on the strengthening in the infrastructure, promoting good health, human resource development, early diagnosis, management and referral. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोविड की वजह से क्या हुआ है कि सारा का सारा प्राइमरी हेल्थ केयर, इनफैक्ट पूरा हेल्थ केयर, प्राइमरी क्यों, पूरा का पूरा जो प्राइमरी हेल्थ केयर था वो कोविड पे फोकस करने लग गया, जिसकी वजह से जो आपके मैरियाड ऑफ फंक्शन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम करता है, ठीक है, फ्रॉम मैटरनल मोर्टालिटी टू मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विलांस, ठीक है, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनसीडी, ये सब बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, मतलब कर ही नहीं रहा। जिसको बोलो, जो बोलो बोलते हैं कि हम तो कोविड के लिए काम कर रहे हैं, किसी को भी आप कुछ बोलो क्या कर रहे हो सर, कोविड में लगे। कोविड नहीं हो गया, जैसे ऐसा हो गया कि हर चीज ही रुक गई है दुनिया की, एक्चुअली में रुक तो गई ही थी, बट इवन दीज प्राइमरी हेल्थ केयर में बहुत सारे काम होते हैं जो अल्टीमेटली रुक गए हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे आया था मई 2020 में, अमंग दी 155 कंट्रीज, दे फाउंड दैट लो इनकम कंट्रीज वर द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस डिसरप्शन। More than half, 53% of the countries surveyed had partially or completely disrupted services for hypertension treatment. 49% जो था treatment was for diabetes, and 42% for cancer treatment, and 31% for cardiovascular emergencies. So the outcome in COVID-19 patient with pre-existing cardiovascular disease risk factor or with established cardiovascular disease can be worse than the others. ऑब्वियसली बात है भाई, देखो जो आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, आपका जो पेशेंट है, स्पेशली कोविड में आप देखोगे उसको और बढ़ गया, क्योंकि कोविड में आपकी लंग की कैपेसिटी खत्म हो गई, लंग आपके डैमेज हो रहा है, लंग के साथ आपका लिवर डैमेज हो रहा है, क्या क्या तो डैमेज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा तो समझ भी नहीं आता कि कोविड में क्या क्या नहीं हो रहा डैमेज, सब सबका ही सबका तो इफेक्ट है। Like, ठीक है, सो डेटा फ्रॉम द नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन इन इंडिया शो दैट इमरजेंसी सर्विसेज फॉर सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेस ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट 14% के आसपास। मतलब आप देखो, जो डायबिटीज थे उनके भी केसेस बढ़ रहे थे, बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इनफैक्ट मुझे याद है कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज के लिए लोग नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज सारा का सारा हेल्थ केयर जो था आपका वो फोकस था इस चीज पे कि भाई हमें कैसे कोविड को रोकना है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट भी आई, उसने देखा कि नियरली 1 in every 2 इंडियंस लिविंग विद डायबिटीज इज अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशंस, एंड दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डाइंग इफ दे कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19। ये तो है। आप ये भी देखेंगे कोविड के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के अंदर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंप्लेनिंग ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर। आप नोटिस करना, आपके आसपास कोई हो, आप पूछना उनसे, जनरली उनमें ब्लड शुगर के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। और ब्लड शुगर जब बढ़ता है तो इसी से आपका म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस के केसेस भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो ये हमने यूज किया है ना आपके स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड यूजेज की वजह से भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। स्टेरॉइड यूजेज ने इसने काफी ज्यादा ये चीजों को खराब किया है, इससे ब्लड शुगर शॉर्ट होता था।
सिमिलरली इन 1/5 ऑफ द सर्वेड कंट्रीज अगर आप देखोगे कैंसलेशंस, अगर आप देखोगे मेन जो डायग्नोसिस और टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये भी आपकी इफेक्ट हो गई। इनफैक्ट कोई था ही नहीं डायग्नोसिस करने के लिए, कहाँ से करें तो। और टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेन है, हर जगह तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं, तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। देन कैंसलेशन ऑफ प्लान्ड ट्रीटमेंट्स, डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द लैक ऑफ स्टाफ फॉर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर डिसरप्टिंग ऑफ द एनसीडी सर्विसेज। Lockdowns and reduced physical interaction led to loneliness, especially in the geriatric population. This resulted in mental health disorders. अब देखो the cases of suicide also rose. ठीक है, लोग people were becoming more likely to increase their consumption of alcohol and tobacco and adopt an unhealthy diet. क्योंकि काउंसलिंग सेशंस बंद हो गए ना, काउंसलिंग कहाँ हो रही थी, जो लोग साइकेट्रिक काउंसलिंग में जाते थे वो भी सडनली इफेक्ट हो गए। इन अच्छा, इन पर्सन काउंसलिंग जनरली ज्यादा प्रेफर्ड की जाती है देन ऑनलाइन काउंसलिंग। इन पर्सन काउंसलिंग कहाँ हो रही है, यू हैव टू वेयर पीपी किट, डॉक्टर जो है। अच्छा, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन में क्या होता है, द पर्सन हैज टू फील रियली कंफर्टेबल टू टेल यू और डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा। और वो जो एनवायरनमेंट बनता है कोविड में, आप देखोगे कि भाई आप ग्लव्स पहने हो, मास्क पहने हो, तो एक तो आप एक्सप्रेशन से भी नहीं समझ पाते, क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल्सो मोर अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो इंसान जो है वो अब डिप्रेस है, क्योंकि उसका डॉक्टर जो है भाई कंसल्टेशन नहीं हो पा रही है। तो ऑल्दो मोस्ट कंट्रीज रिपोर्टेड दैट दे हैड इंक्लूडेड एनसीडी इन देयर नेशनल कोविड 19 preparedness and response plans, only 42% of the low income country did so. Worryingly, tobacco cessation activities and rehabilitation have not been included in the response plans. India's response plan to address the growing burden of NCD must include tobacco also. तो टोबैको के बारे में कुछ नहीं कर रहे, अब टोबैको कंजम्पशन बढ़ गया लोगों का, पान गुटखा तंबाकू बीड़ी। और इससे क्या हो रहा है, आपका हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक। आपको पता है इतना ज्यादा एनसीडी के केसेस हैं इंडिया में, ठीक है। टोबैको बर्डन इज वन ऑफ द हाईएस्ट, हमने देखा था इसमें टोबैको का जो डेटा है वर्ल्ड में, वन ऑफ द हाईएस्ट डेटा जो है वो एनसीडी बर्डन है, वो टोबैको का है। तो सरकार जो है सिन गुड्स पे, अब जैसे अब एक सवाल उठता है कि क्या हम भाई टोबैको कंजम्पशन को बिल्कुल ही खत्म कर दें। बट क्या है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है सरकार के पास। बट आपको पता है रेवेन्यू से ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा तो सरकार हेल्थ केयर पे खर्च कर देती है इन चीजों को ट्रीट करने के लिए, नेशनल टोबैको प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम। ठीक है, तो उतना तो हमारा सरकार का खर्चा भी हो जाता है, बट देन इट्स अ बिग लॉबी ऑल्सो, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ बिग रेवेन्यू सोर्स ऑल्सो। तो जनरली जो स्टेट्स हैं, बाकी गवर्नमेंट्स हैं आपकी, वो जनरली अवॉइड करती हैं इसको खत्म करने के लिए। देन यू नो देयर आर लॉट ऑफ फार्मर्स हु ग्रो टोबैको, तो वो भी एक अलग लॉबी है, सेक्शन है। आप वही सोचो कि जितना तो हम रेवेन्यू कमाने की सोचते हैं, उतना तो हमारा हेल्थ केयर में चला जाता है यहाँ पे इसको रोकने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए लोगों को। So a positive impact of pandemic has been that two-thirds of the countries are now collecting data on the number of COVID patients who also have NCD. चलो ये तो अच्छा हुआ है कि भाई एटलीस्ट लोग डेटा तो कलेक्ट कर रही है सरकार। Also there is an urgent need for national and state health policy maker to draw up a roadmap which gives equal weight to patients living with NCDs. तो उसके लिए आपके एनजीओ जो आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या फिर मतलब जो आसपास रह रहे हैं, जैसे वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे अपने गाँव में आशा वर्कर जो होती है, आशा एएनएम वर्कर्स जो होती है, उन्हें सब पता होता है उनके गाँव के बारे में, जहाँ जहाँ वो विलेजेस में काम कर रही होती हैं, कहाँ पे कौन क्या है, किसको क्या बीमारी है, वो देख के बता सकती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो लोग डेटा कलेक्शन में बहुत जबरदस्त हेल्प करती हैं। Similarly, uncontrolled epidemics have the potential to snowball into a major pandemic. A paradigm shift in governance, which means effective and participatory leadership with strong vision and communication, is the need of the hour. So, screening for NCD at the grassroots level and the delivery of the locally relevant and contextual messages for health promotion and primordial promotion of NCD can be significantly improved by incentivizing the already overburdened ASHA workers. तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप उनको आप हेल्प कर सकते हो, बट उसमें क्या है, देखिए आशा वर्कर्स वालों के लिए भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है, तो थोड़ा उनको भी तो इंसेंटिव देना बनता है ना। अब उनका जो काम है, आप उनके बियॉन्ड एक्स्ट्रा काम बताओगे, जो काम है ऑलरेडी उसमें उनको पैसे कम मिलते हैं, तो थोड़ा तो आप उनको इंसेंटिव दे सकते हो। तो देयरफॉर व्हाट वी नीड इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। Strategies must include mitigation effort to address administration challenges, a strong health force infrastructure, supplies, maintaining the standard of care, continued access and care for the vulnerable population. Also, the importance of physical activity and mental health due to restriction. अब देखो आयुष्मान भारत में क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, यही हुआ कि आप लोग हेल्थ केयर के ट्रीटमेंट के अलावा वेलनेस पे फोकस करें, ओवरऑल वेलनेस, बीइंग फिट एंड एक्टिव, वर्कआउट करें, योगा करें, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस है। So the use of alternative modalities such as online platform for disseminating information,
ऑन एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ। सो टेलीमेडिसिन, टेली वर्कआउट, आजकल तो सब देखो ऑनलाइन ऐप आ गए हैं वर्कआउट के लिए, आप देख के आप वर्कआउट कर सकते हो। यू दे ऑल्सो टेल यू वेदर यू आर वर्किंग आउट प्रॉपर्ली और नॉट, कैमरा बेस्ड है। तो वैसे सब चीज़ों को और प्रमोट करना चाहिए एटलीस्ट इन अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में भी क्या है कि इनको जाके डेडिकेटेडली ऐसे सेशंस करने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, जाके लोगों से बात करें, उन्हें बताएं कि भाई ऐसा है। थोड़ा बहुत गांव वाले लोग वैसे थोड़े फिट रहते हैं, गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं होती रूरल एरिया में। इट्स द प्रॉब्लम मेजरली ऑफ अर्बन एरियाज। बट बात जहां तक प्राइमरी हेल्थ केयर की है, तो वो तो देखो इट नीड्स अ रिवैम्प। तो अब बजट में बोला गया है कि भाई एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जब तक बजट में एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा थोड़ा और वो कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट डन एट द ग्राउंड लेवल, तब तक कुछ आप रियल में इसमें नहीं कर पाओगे। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट पर्सन एट रिस्क of NCD receive appropriate screening, counseling, and treatment. And India, those with NCDs find that productive years of lives are lost, and there is a high out-of-pocket expenditure in treatment. तो सरकार कोशिश तो कर रही है, ये भी कम करना बहुत बड़ा एक इम्पेरेटिव है। एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जनरली तभी कम हो सकता है जब तक आपके प्रोग्राम, एक तो बजटरी सपोर्ट सरकार से ज़्यादा ना हो, दूसरा इट कैन बी डन ओनली बाय स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम टू प्रिवेंट डायग्नोसिस एंड डायग्नोस एंड प्रोवाइड केयर फॉर एनसीडी इन द फ्यूचर, स्पेशली ड्यूरिंग द हेल्थ इमरजेंसी सच एज पैंडेमिक। क्योंकि देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि इन स्पाइट ऑफ एनी एवरीथिंग एल्स, द प्रॉब्लम इज दैट एनसीडी होना और कोविड के टाइम में होना बुरी बात है बहुत। एक होता है ना, एक होता है, एक बोलते हैं ना कि ये तो बुरी बात है, और ये होना उससे भी बुरी बात है। कोविड से इम्पैक्ट होना चलो ठीक है कि भाई ये एक खतरे की घंटी है। कोविड एनसीडी के साथ हो जाए तो वो उससे भी बड़ी खतरे की घंटी है। मतलब एनसीडी है आपको, वो भी एक बहुत दिक्कत है, और कोविड के साथ हो जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इसलिए एनसीडी पे फोकस रहना चाहिए। कोविड क्या है, अब देखिए धीमे धीमे अब लोग समझ गए हैं, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वेव। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से लोगों ने समझा, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। इतनी डेथ्स हुई, इतने लोग बेघर हो गए, अनाथ हो गए। बट क्या करें, ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग समझते ही थोड़ा हार्श एक्सपीरियंसेस से हैं। लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही सिखाते हैं लोगों को। तो मतलब हम लोग प्रे करते कि ऐसा नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ। बट तो एटलीस्ट नाउ द टाइम इज टू फोकस मोर ऑन एनसीडी, कि फ्यूचर में कोविड या ऐसा कोई पैंडेमिक आए तो लोग इतने अफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर फिट रहेगी पॉपुलेशन तभी तो ह्यूमन कैपिटल आप यूटिलाइज कर पाओगे। और अगर एनसीडी इन सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा तो हो सकता है फ्यूचर पैंडेमिक्स इतने ज़्यादा सिवियर ना। दैट इज द होल आइडिया, राइट? So these were the two editorials. Moving on to the next topic. Now we have majorly what we have is the news item and the news sections. तो ये जो है एक न्यूज़ है आपकी, वो है फ्रॉम दी बोथ रिलेटेड टू जीआई टैग। ये कश्मीर से आई है। ये जो है मधुर मैथ्स जो है, ये आपकी आप देखोगे मधुरा कथी करके है। दिस रिसीव्ड द जीआई टैग। और ये मेदिनीपुर एंड पूर्व आप देखोगे कोलकाता वेस्ट बंगाल से मिली हुई है दीज मैथ्स को जो जीआई टैग मिला है। तो बोथ ऑफ देम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। So Kashmir's famed had knotted carpet with its intricate and colorful floral patterns adorned a special cover of the Indian Postal Service this week. तो ये जो आप देखोगे ना, स्पेशल ये स्टैम्प बनाए गए थे। तो ये जो है वहाँ पे जो JNK के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है उनको प्रमोट करने के लिए, एंड पुश फॉर द GI टैग सर्टिफिकेशन अपस्केल फॉर द dwindling ट्रेड एंड रिस्टोरिंग द लॉस्ट ग्लोरी। सो द इंक्लूजन ऑफ द कश्मीरीज हैंड नॉटेड कार्पेट, ये आप देखोगे पोस्टल कवर में बनाया गया है। ये जो पोस्टल पैकेजिंग है, ये उसके कारपेट का डिजाइन है, ये जो है पूरा। तो ये जो उन्होंने पूरा लिफाफा बनाया हुआ है। तो द सिचुएशन डिमांड्स द बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्टोरिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू बाय ऑथेंटिक कार्पेट्स, वहाँ के जो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट करते थे, बट देन टेररिज्म, अदर इश्यूज, आप देखो वहाँ पे बेचारे ट्रेड एंड कोविड में भी इफेक्ट हो गया। तो ये कश्मीरी कारपेट जो है, इसके बारे में याद रखिएगा, कश्मीर की बहुत ही फेमस है ये जो बुनकारी जिसको कहते हैं कारपेट की आपकी। दूसरा जो है ये मधुर मैट्स जो है, दिस इज वेरी फेमस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसको मधुर काठी बोलते हैं, मधुर काठी। तो इसको 2018 में मिल गया था। ये एक राइजोम बेस्ड प्लांट होता है, जो एबंडेंटली मिलता है अलूवियल ट्रैक्स ऑफ पूर्व में। वहां पे आप देखोगे इससे इसको जो है मैट्स बनाए जाते हैं, जिसको मतलब पीपल यूज इट फॉर सिटिंग जनरली, एंड मतलब मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, आप देखोगे। तो इसको पहले आप बोलते हैं कि इसको पुराने टाइम में नवाब
अली बर्दी खान थे, ही हैड इशूड अ चार्टर टू लैंड ओनिंग जागीरदार्स इन दिस एरिया कि भाई ये लोग इसको बनाए, तो ये हिस्टोरिकल पेट्रनेज भी इसको मिला हुआ है। तो जस्ट नो अबाउट द नेम, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि भाई मधुर मैच कहाँ की है। कश्मीरी कारपेट तो खैर खैर काफ़ी सेम है, या फिर आ जाएगा कि इंडियन पोस्टल कवर पे आई थी कि नहीं आई थी, समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑलवेज गुड टू नो अबाउट जीआई टैग वाले टॉपिक्स जो हैं, बिकॉज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। अगली न्यूज़ जो है वो है नेवी वॉरशिप मालाबार एक्सरसाइज के लिए गुआम पहुंच चुकी है। नाउ गुआम इज़ अ यूएस आइलैंड एक्चुअली नियर फिलीपींस, ये अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है, सो इंडियन नेवी वॉरशिप्स पहुंची है वहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज जो है 26 अगस्त से चालू होगी। इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कदमत जो है दे हैव रीच्ड गुआम। तो दिस इज़ द मालाबार एक्सरसाइज, जो आप देखोगे क्वाड मेंबर्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड स्पेशली पैसिफिक में होना इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इंडियन ओशन में तो होती रहती है, अब काफ़ी दिनों बाद पैसिफिक में हुई है। तो जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक है हमारा, इंडो पैसिफिक का एरिया एक्सपैंड हो चुका है। इंडो पैसिफिक नाउ स्पैन्स फ्रॉम अफ्रीका टू द एंड ऑफ पैसिफिक। तो अब पैसिफिक में किया जा रहा है ताकि चाइना को एक मैसेज भेजा जाए, बाकी तो खैर आपका इंडियन ओशन में एक्सरसाइजेस होती रहती है, राइट। नेक्स्ट टू न्यूज़, एक तो खैर मंदिर है, हमने इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में डिस्कस किया था, शंकराचार्य टेम्पल। ये जो है इसको लोकली तख्त सुलेमान बोला जाता है। तो ये नाम इसलिए, देखो आप हिंदू में इमेज आई थी, मोस्ट ऑफ अस हैव अ टेंडेंसी ऑफ कि हमसे मिस हो जाता है ये। तो तख्त सुलेमान जो बोलते हैं ये एक्चुअली शंकराचार्य टेम्पल है, ये हिल के ऊपर है। तख्त मतलब यू कैन से थ्रोन, सुलेमान। सो ये उस समय क्योंकि आप देखोगे कश्मीर में हिंदू रूलर्स भी थे, मुस्लिम रूलर्स भी थे बहुत सारे, बट हमेशा एक हार्मनी बनी रही। तो शंकराचार्य जो टेम्पल है उसको एक हिलॉक पे सिचुएटेड है, वहां पे इसको तख्त सुलेमान बोला जाता है। नाम याद रखिएगा इन केस एग्जाम में सवाल आ गया आर्ट एंड कल्चर में, तो याद रखिएगा कि किसको रेफर किया जाता है। बाकी कश्मीरी में जो ये हुरियत लीडर्स हैं इनके लिए थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, इनको यूपा के अंदर डाला जा सकता है, क्योंकि इस पे इनकी रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि द ग्रुप वाज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम एमबीबीएस एस्पिरेंट्स टू फंड टेरर। तो अ बैन ऑन दी अंडर दी यूपा में बी इम्पोज ऑन बोथ फैक्शंस ऑफ दी, जो ये सेक्सेशनिस्ट ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनको बोला जाता है कि दे वांट कश्मीर टू secede और सीड फ्रॉम इंडिया। इसलिए सेक्सेशनिस्ट ग्रुप है हुरियत कॉन्फ्रेंस, दो इनके दो फैक्शंस हैं। तो इनको बोला गया कि ये जो एक प्रोब पाया गया है इसमें अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, यहाँ पे इन्होंने पाया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें पाया गया कि ये लोग जो है एमबीबीएस सीट देते थे कश्मीरी स्टूडेंट्स को बाय इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, इंडिकेटेड दैट द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द एस्पिरेंट बाय सम ऑर्गेनाइजेशन दैट वर अ पार्ट ऑफ द हुरियत कॉन्फ्रेंस कॉन्ग्लोमरेट वाज बीइंग यूज्ड फॉर फंडिंग टेरर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है कश्मीर में पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे कुछ मेडिकल कॉलेजेस या एमबीबीएस की सीट्स के लिए ये लोग इनसे रिश्वत, वही जो बोलते हैं ना मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स, तो वो सीट्स के लिए ये लोग क्या करते थे, पैसे लेते थे और उस पैसे को यूज करते थे ये लोग टेरर एक्टिविटीज को फंड करने के लिए इंडिया में। सिमिलरली स्टोन पेल्टिंग के लिए भी इसको फंड करते थे। तो अभी तक अगर आप देखोगे यूपा के अंदर सिर्फ जमात इस्लामी और जेकेएलएफ जो है उनको डाला गया है। ये जमात इस्लामी मतलब इसको बैन कर दिया गया है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया गया है। और ये जेके जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सिर्फ यही यूपा के अंदर है। हुर्रियत आ जाएगा तो उनकी बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी, जेल से बाहर निकल नहीं पाएंगे, फिर बंद बंद हो जाएंगे। तो एनआईए जो है अभी वो उसने वैसे प्रोब किया है इसमें, बट एनआईए सेइंग कि अभी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट दी हुरियत फॉर फंडिंग टेरर एक्टिविटीज, बट लेट्स सी। अभी के लिए तो दे आर अंडर रेडर। बाकी इंडिया ने लगभग 70,000 असॉल्ट राइफल के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। दीज आर AK-203 राइफल्स एंड द कामोव 226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। तो ये रशिया के साथ आप देख रहे हो, तो हम लोग बात करते हैं भाई यूएस के साथ हमारी डील ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है, रशिया इज ऑलवेज देयर। तो ये जो है के 226 हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके अलावा 70,000 असॉल्ट राइफल्स AK-203। इनफैक्ट आप देखोगे मोस्टली जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस यूज करते हैं वो AK-50 AK सीरीज की राइफल्स होती हैं, एंटोनोव, कलाशनिकोव। So the deal for 70,000 rifle has been signed, but the first payment is yet to be made. Deliveries जो है वो 3 महीने बाद होगी after the payment. So army is looking for procuring over 7.5 lakh AK-203 राइफल्स। एंड उसके साथ अगर देखोगे दो कंट्री के साइड अग्रीमेंट साइन किया गया है इन February 2019 फॉलोइंग द जॉइंट वेंचर बिटवीन द इंडो रशियन सप्लायर्स।
तो ये जॉइंट वेंचर है विद द रशियन फैक्ट्रीज एंड द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होंगी, बाकी वहाँ से प्रोक्योर किया जाएगा। तो दैट्स अ गुड थिंग, मेक इन इंडिया के लिए भी अच्छा है। और 2015 में ही इंडिया ने 200 कामोव 226 टी हेलीकॉप्टर्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। 60 जो हेलीकॉप्टर्स हैं देयर वर डायरेक्टली इंपोर्टेड, बाकी जो रिमेनिंग है 140 उसको जॉइंट वेंचर के अंदर यहाँ पे रशिया के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे इसको जॉइंटली प्रोड्यूस किया जाएगा। बट यहाँ पे जो है ना, थोड़ा क्या हो गया कि डिले इसलिए हो गया क्योंकि इंडिजिनस कितना यूज होना है प्रोडक्ट या कैपेसिटी, उसको लेके थोड़ा डिले है। बाकी फिर यूएस ऑफ कोर्स आपको पता है ना, पीछे से दे विल ट्राई टू हैम्पर द डील की उनसे ना लेके हमसे ले लें, सो वो सब भी चलता रहता है। अब एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। मोपला रिबिलियन आपको पता होगा। मोपला जो आपके फार्मर्स थे, वहाँ पे कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटीज, जिन्होंने बड़े लैंड ओनर जमींदार जो थे हिंदू, उनके खिलाफ जनरली फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखोगे दे हैड एन अपराइजिंग। तो 387 मोपला मार्टियर्स को ये लोग डिक्शनरी से रिमूव करेंगे। एक रिव्यू पैनल बैठा था, तो उसने बोला कि ये जो थे एक्चुअली में इन्होंने कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करी देश की उस समय, तो इनको हम मार्टर्स नहीं बोल सकते, इनको हम एक तरीके का विद्रोही बोल सकते, रेबेलियन था। तो मालाबार रेबेलियन लीडर्स वरिया कुमनानाथ कुनवनाथ हाजी अली मुसल्लर एंड 387 अदर मोलपला मार्टियर्स विल बी रिमूव फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 3 मेंबर पैनल बैठा था ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च विच इज द एपेक्स बॉडी रिगार्डिंग दिस। उनका ये कहना है कि हम लोग अगर देखेंगे 1921 में जो ये रेबिलियन हुआ था, आपको पता है उस समय खिलाफत मूवमेंट भी काफी स्ट्रांग चल रहा था। सो नन ऑफ द स्लोगन्स रेज्ड बाय द राइटर्स वर इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म एंड एंटी ब्रिटिश, उन्होंने नोट किया। सिमिलरली आरएसएस लीडर है राम माधव, at a meeting to commemorate the victims, he said that the movement was one of the first manifestation of तालिबान माइंडसेट इन इंडिया। तालिबान से इक्वेट कर दिया गया है मोपला रिवोल्ट को। So in conclusion, that Haji was a writer who established a Sharia court and beheaded many Hindus. The writers did not spare secular Muslims; those who died at the hands were the non-believers. Many Mopla martyrs facing trial died from disease or natural causes and could not be treated as martyrs. Only a handful were executed by the government. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो था, ये इसने खुद ये शरिया, ये अगर आप देखोगे इसने दिस गाय हैड क्रिएटेड अ शरिया कोर्ट, और जो सपोर्ट नहीं करता था वो मुस्लिम्स को भी एग्जीक्यूट कर देता था। तो हिंदूज को तो एग्जीक्यूट किया ही इसने। अब ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं, इनका पैनल, अब कितना सत्य है वो तो यही बता सकते हैं, बट अब इन्होंने स्टडी करी है तो कुछ तो बेस होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मार्टर्स हैं एक्चुअली में मार्टर्स नहीं कहला सकते, क्योंकि इन्होंने हिंदूज को बिहेड किया और मुस्लिम्स को भी मारा, और उसमें कोई भी नेशनलिज्म वाली चीज नहीं थी। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें मोपला रेबिलियन का, ये बेसिकली था केम ड्यूरिंग दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत के बाद 1920 और 21 की आप बात देखोगे तो ये कांग्रेस ने लॉन्च किया था खिलाफत एजिटेशन, एंड गांधी जी वाज द हेड ऑफ द खिलाफत कमिटी। तो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट थे वो, दे वर फ्यूल्ड बाय द एजिटेशन अफेक्टिंग दी मुस्लिम मप्पिलास, उनको मोपलास भी बोलते हैं, ऑफ द साउथ मालाबार रीजन ऑफ केरला। एंड हुआ क्या था बेसिकली, आप देखोगे टीपू सुल्तान की डेथ हो गई 1799 में इन दी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। मालाबार उस समय फिर ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बन गया था अंडर दी मद्रास प्रेसिडेंसी, एंड उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू एंड लैंड टेनेसी सिस्टम निकाला, जिसने लैंडलॉर्ड्स या जिनको आप कह सकते हो बड़े जमींदार थे जन्मीज, उनको काफी फेवर किया, एंड दे बिकेम ऑफ कोर्स बिकेम एक्सप्लॉयटेटिव। तो नए लॉज जो थे दे डिप्राइव द पेजेंट ऑफ ऑल द गारंटीड राइट्स टू द लैंड एंड शेयर द प्रोड्यूस दे अर्लियर गॉट। और उसमें कम्युनल एंगल ऐसे आ गया बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज बिग लैंडलॉर्ड्स जमींदार्स वो थे नाम्बूदिरी ब्राह्मण्स, और जो आपके टेनेंट किसान थे गरीब वो थे मपिला मुस्लिम्स। इससे क्या हुआ, जो रिवोल्ट हुआ उसको एक कम्युनल एंगल मिल गया कि जितने भी आपके लैंडलॉर्ड्स हैं या जो आपके नाम्बूदुरी ब्राह्मण जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया, एंड इट वाज फ्यूल्ड बाय फायरी स्पीचेस बाय मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। So the Mopilas launched a violent rebellion. Numerous actions of violence were reported and series of persecutions were committed both against the British and the Hindu landlords. तो आप देखो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अभी जो ये ICHR की जो स्टडी है वो ये बोल रही है कि इवन दे एग्जीक्यूटेड देयर ओन मुस्लिम्स कम्युनिटी के मेंबर्स को। एंड बाय 1921 ये इतना स्ट्रांग हो गया था, तो फिर पूरी फुल फोर्स के साथ, बटालियन के साथ मालाबार जो थी स्पेशल फोर्स बनाई गई फॉर द राइट, जिसने पूरे के पूरे इसको क्रश कर दिया। उसके अलावा एक 1921 में वैगन ट्रेजेडी भी हुई थी, जिसमें 67 मोपला प्रिजनर्स वर किल्ड व्हेन दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अ क्लोज्ड फ्रेट वैगन फ्रॉम तिरूर टू सेंट्रल प्रिजन इन पोंदनूर। तो ये सफोकेशन की वजह से मर गए थे, इसलिए इसको हम वैगन ट्रेजेडी भी बोलते हैं। सो इन केस
अगर सवाल आता है वैगन ट्रेजेडी को लेके तो यू कैन रेफर इट टू द मोपला रेबेलियन। तो वही चीज़ यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे इसमें जो आपके मरे थे रिवोल्टर्स, दे डिड नॉट डाई लाइक फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो तो क्या दे डाइड ऑफ डिजीजेस। तो इसलिए उनको मार्टर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मार्टर्स की कैटेगरी में एंड स्पेशली दीज 3 पीपल एंड अदर 387 रिवोल्टर्स, उनको मोपला रिवोल्ट के लिए मार्टर की कैटेगरी से हटाया जाए। तो दिस इज व्हाट इज द डिसीजन। बाकी तो खैर दिस इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी ये संडे के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे तो बैटरी पावर्ड बाय ह्यूमन स्वेट। सो साइंटिस्ट फ्रॉम द नैनयांग, वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रेचेबल बैटरी दैट इज पावर्ड बाय ह्यूमन पर्सपिरेशन। बताओ, आपके पसीने से भी आपकी बैटरी चल सकती है एक। तो वैसे पहले नहीं बोलते थे हमारे कि बैटरी चार्ज हो जाती है, अब ह्यूमन स्वेट से बैटरी चार्ज हो जाएगी। द बैटरी कैन डिस्चार्ज अबाउट 20 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी derived फ्रॉम जस्ट 2 ml ऑफ स्वेट। तो स्ट्रेचेबल बैटरी है, दे कंप्राइज प्रिंटेड सिल्वर फ्लेक्स इलेक्ट्रोड्स दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्वेट। स्वेट में ना सॉल्ट होता है तो कंडक्टिंग लिक्विड हो जाता है एक तरीके से। तो बैटरी लुक्स लाइक अ पेपर बैंडेज व्हिच कैन बी फिक्स्ड टू अ फ्लेक्सिबल स्वेट अब्सॉर्बेंट टेक्सटाइल। तो आपका क्या ऐसा बैंडेड की तरह चिपक जाएगा। एंड ये पावर ड्रॉ करता है फ्रॉम द स्वेट एंड ट्रांसफर इट टू वियरेबल डिवाइसेस। आपकी स्मार्ट वॉचेस ब्लूटूथ को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सोचो जो चलती है आपका ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। इसमें कोई हैवी मेटल और टॉक्सिक केमिकल नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। एंड दे आर ऑफन बिल्ट यूजिंग अनसस्टेनेबल मटेरियल, जो कन्वेंशनल बैटरीज होती हैं जो हार्म करती हैं। बड़ा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आप देखो। उसके अलावा हमने तो कश्मीरी मैजिक कार्पेट के बारे में बात किया ही है, उसमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि आसपास चाइना, टर्की, बेल्जियम, ठीक है, इन सब टर्की में तो वैसे भी कार्पेट को लेके बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। फिर इंडिया में ही जयपुर, आगरा, भदोही, अमृतसर, यहाँ पे भी कार्पेट मेकिंग बड़ी फेमस है। तो ये जो कारपेट एक्सपोर्ट है, इट फेल टू 299 करोड़ फ्रॉम 2019 एंड द हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट्स फिगर आल्सो शो दैट द कारपेट एक्सपोर्ट्स जो है दे स्टूड एट 369.81 करोड़ इन 2016-17। अराउंड 80,000 people also were associated with carpet manufacturing in Kashmir. It saw a major jump in both manufacturing and export post 99। ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। श्रीलंका में जो हाथी हैं, उनको एक बायोमेट्रिक आईडी कार्ड दिए जाएँगे। सो श्रीलंका विल इश्यू कैप्टिव एलिफेंट्स with their own biometric identity cards and ban their riders from drinking on the job. तो many such अगर आप देखोगे रिच श्रीलंकन्स इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो हाथी को पेट रखते हैं, वो अपना वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए। बट उनके काफ़ी ज़्यादा इल ट्रीटमेंट, क्रुएलिटी की न्यूज़ भी आती है। बेसिकली ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक तरीके है उसको रोकने के लिए अगेंस्ट द एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अराउंड वर्किंग एलिफेंट्स एज वेल एज मैंडेटिंग अ डेली 2.5 hour बेदिंग एक्सरसाइज ऑफ ईच क्रीचर। हाथियों को नहाना बहुत पसंद है, पहले मिट्टी में लौटना बहुत पसंद है, उसके बाद नहाना बहुत पसंद है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रिचुअल, मतलब इट्स लाइक ऑफ अगर हाथी ऐसा नहीं करेगा तो दे जनरली आर कंसिडर्ड कि भाई वो फिर उसकी तबीयत खराब है, फिर वो मेंटली अफेक्टेड है। So the new law will require all the owners to ensure animals under their care and have their new photo identity cards with a DNA stamp. And baby elephants can no longer be used to work, चाहे वो कल्चरल पेजेंट्री क्यों ना हो। और 4 घंटे से ज़्यादा अगर आप हाथी को एंगेज करोगे और नाइट वर्क में ये प्रोहिबिटेड रहेंगे, इससे ज़्यादा आप एंगेज नहीं कर सकते। तो आई थिंक अ गुड स्टेप, आई थिंक केरला और बाकी सब जगह भी होना चाहिए इंडिया में। बाकी एक स्टडी आई थी दैट हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेट हो गए हैं, और हर्ड इम्यूनिटी अगर हो गई हो कोविड की वजह से, तो आई थिंक द केसेस कैन बी प्रिवेंटेड। सो व्हेन पीपल मूव चेंजिंग द डेमोग्राफी ऑफ द हर्ड और व्हेन न्यू वेरिएंट्स इमर्ज, दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। तो जो कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का वो थोड़ा चेंज हो रहा है, बिकॉज एक तो म्यूटेशन हो रहे हैं वायरस में। एंड हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिजीज, लोअरिंग द चांसेस ऑफ अदर्स बीइंग इन्फेक्टेड। बट ये जो है आपके डिपेंड करती है ऑन दी कंटेजियसनेस ऑफ डिजीज, कितना ज़्यादा डिजीज कंटेजियस है। अब आप देखिए जो डेल्टा वेरिएंट है वो ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है। तो इसीलिए जैसे मीजल्स भी है या कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या तो वो हो जाए वो स्ट्रेन, या फिर आप वैक्सीनेट कर दो उतने लोगों को। अभी भी आप देखो भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वैक्सीनेशन, एज यू नो, प्रॉब्लम इंडिया की क्या है, वी हैव अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन। एंड हर्ड इम्यूनिटी से होता क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आवर पॉपुलेशन। इफ इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीजेस, those who are susceptible and cannot get vaccinated are protected because the germ will not be able to find those susceptible individuals. So the idea is कि भाई जैसे अब डेल्टा वेरिएंट है,
It is estimated to have a basic reproductive number between 6.5 and 8, implying the herd immunity threshold will be 85% higher. मतलब 85% लोगों में वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर उनको ये अफेक्टेड होना चाहिए इस वायरस से, तब जाके इसके खिलाफ इम्यूनिटी रिसीव होगी। इसीलिए आप देखो, इनफैक्ट बहुत सारे सीरो स्टडी में पाया गया कि बहुत सारे लोगों को तो पुराने ही वैक्सीन से अभी एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई, क्योंकि हर किसी की बॉडी का जो आप देखोगे इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग है। कि हर किसी का एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। ठीक है। बाकी एक और स्टडी आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन काफी ज्यादा भरा हुआ था संडे का। एवरी किचन इन इंडिया मेक्स यूज ऑफ टर्मरिक इन मीन मील। अगर आप देखोगे हल्दी, अलग अलग कलर जो आते हैं, उसमें एक 3% एक्टिव कंपोनेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्यूरी क्यूमिन बोलते हैं। तो ये दिस इज अ पॉलीफिनॉल डिकेटोन, और स्टेरॉइड नहीं होता है। तो सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल होता है पिपरीन करके, विच इज एन अल्कोलॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंसी ऑफ पेपर। तो टर्मरिक में आप देखोगे इट इज अ पेरिनियल हर्बिसेस प्लांट ऑफ जिंजर फैमिली। तो इसके अंदर जो आप देखोगे अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, राइजोम्स दैट हैव बीन यूज्ड इन स्पाइस। तो ये स्पाइस का जो कलर आता है वो आता है फ्रॉम क्यूरक्यूमिन। ये जो ब्राइट येलो फिनोलिक कंपाउंड होता है, इसकी वजह से उसका कलर येलोविश कलर का होता है। क्लाइमेट आपको पता है 20 से 30 डिग्री चाहिए होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडिया इन द वर्ल्ड, एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा आता है। बाकी महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द सेकंड एंड थर्ड इन। तो जस्ट नो अबाउट ट्यूमरिक एज कॉमनली रेफर टू एज। तो टर्मरिक नहीं, ट्यूमरिक जो है पीला कलर आता है फ्रॉम क्यूरक्यूमिन, विच इज अ येलो फिनोलिक कंपाउंड जो आपका यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी ह्यूमन ट्रायल्स फॉर न्यू एचआईवी वैक्सीन आई है, वो चालू हो रहा है। मॉडर्ना जो फार्मास्यूटिकल जायंट है एंड एमआईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैसाचुसेट्स बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी। सो एमआईटी के साथ इन्होंने रिसर्च किया है, बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ। They have indicated that it may begin a human trial for a vaccine for HIV in September, according to the clinical trials, employing the same mRNA platform as it used in COVID-19 vaccine. Just give me a minute, guys. तो ये जो एचआईवी वायरस है, ये इट्स बेसिकली लेंटी वायरस। तो इसको इसके लिए एक नई वैक्सीन आई है। सो जो स्पेशली आप देखोगे एचआईवी वायरस इट अफेक्ट्स योर डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल है उसके काउंट को इफेक्ट करता है। और जो टी हेल्पर वायरस होते हैं, इनको आप देखोगे ये काफी सारे इसके कॉपीज बनाता है, जिसके से डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए आप देखोगे आपका सबसे पहले एचआईवी में इम्यून सिस्टम जाता है। तो टी हेल्पर सेल्स आर आल्सो नोन एज CD4 सेल। तो एवरेज सर्वाइवल पीरियड जो है फॉर अ पर्सन अफेक्टेड विद एचआईवी विदाउट ट्रीटमेंट इज 9 to 11 ईयर्स। तो एचआईवी इन्फेक्शन कैन अकर बाय ट्रांसफरेंस ऑफ ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, वेजाइनल फ्लूइड, सीमन, प्री एजुकेट आल्सो। इसको लेके एक नई एमआरएनए वैक्सीन है जो कोविड-19 के लिए यूज कर रहे हैं। वैसा ही सिमिलर कह रहे हैं कि हम लोग एचआईवी के लिए यूज करेंगे ताकि ज्यादा स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें। बाकी मॉनसून में आपने देखा होगा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2021 उसको लॉन्च किया गया। बेसिकली पास किया गया, लॉन्च तो क्या ही है, बट ये जो है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके एक्ट को अमेंड करता है। इससे क्या है, ये जो नई जो बॉडी बनी थी 2008 में, वो टैरिफ और अदर चेंजेस को लेके वो डिसीजन लेती थी। तो 2008 एक्ट जो है वो डेजिग्नेट करता है एयरपोर्ट एज अ मेजर एयरपोर्ट इफ इट हैज एन एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक ऑफ एटलीस्ट 35 लाख।
So central aim government may also designate any airport as a major airport by notification. Bill add करता है that the central government may group airports and notify the group as a major airport. इससे क्या होगा कि जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आप देखोगे ट्रैफिक थोड़ा बढ़ाने के चांसेस हैं। आपको ही पता है उड़ान स्कीम जो उसके अंदर वैसे भी सरकार कोशिश कर रही है उड़ान एंड उड़ान 2.0 में कि हम पैसेंजर ट्रैफिक को बढ़ा पाएँ एंड वी कैन कनेक्ट द अनकनेक्टेड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया थ्रू एयरपोर्ट्स। बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया कि हंगर इज स्प्रेडिंग इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। सो यूएन फूड एजेंसी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट विद तालिबान, हाउएवर इट इज अनेबल टू रिज्यूम फूड डिलीवरीज इन 3 अदर प्रोविंशियल कैपिटल्स। दिस इज द सेकंड ड्रॉट इन 3 years जो कंट्री फेस कर रही है। सूखा भी है प्लस कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। एंड एज पर द WFP estimates around 2 million children are malnourished in Afghanistan. And WEP is food assistant branch of देखोगे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है उसको इनॉग्रेट किया गया नियर द इंडो चाइना बॉर्डर इन उत्तराखंड। तो दिस इज इन बेसिकली इन द माना विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। एंड ये 3 एकड़ के एरिया में बनाया गया है एंड दिस वाज द लैंड वाज गिवन बाय माना वन पंचायत। तो मना जो है ये डेवलप किया गया है अंडर द कैंपा। तो एफॉरेस्टेशन फंड होता है आपका जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं। दिस इज अ हाई ऑल्टीट्यूड हर्बल पार्क विच वाज इनॉग्रेटेड विद द एम ऑफ कंजर्विंग वेरियस मेडिसिनल एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट एल्पाइन स्पीशीज जिसको रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज अगर आप देखोगे वो IUCN रेड लिस्ट के अंदर आते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज हैं। उसमें सेवरल इंपॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स भी हैं एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द सरपंच ऑफ मनावन पंचायत। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हैं, शी इज गोइंग टू लॉन्च द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑन August 23rd। So this basically is a 4-year pipeline of the central government's brownfield project। एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड क्या होता है, बिल्कुल उसको स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है। ब्राउन फील्ड क्या होता है, उसको आप ऑलरेडी कुछ वहाँ पे होता है तो उसको आप मॉडिफाई करके या डिसमेंटल करके आप उस जगह उसको आप लॉन्च करते हो। जस्ट वन सेकेंड। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे हाँ, तो एज अ पार्ट ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग इज कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है दे सेट अप टारगेट ऑफ ₹30,000 crore थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 30 years। उसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट 3 years, सॉरी, दिस इज 3 years। बाकी एनटीपीसी ने कमीशन किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट। तो ये जो है सिमदारी थर्मल पावर स्टेशन इन वाइजैक इन आंध्र प्रदेश, जो फ्लोटिंग है तो इससे क्या होगा, पानी से हीट अप नहीं होगा ज़्यादा। एंड ये पायलट प्रोजेक्ट है ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड सिस्टम एट सिमदारी। 2000 मेगावाट कोल प्लेस सिमधारी पावर स्टेशन है तो उसको अब ये लोग धीमे धीमे दे आर मूविंग टुवर्ड्स कि इसको हम यहाँ पे जो एनर्जी है वो सोलर प्लांट के थ्रू भी यूज़ कर सकें। जनरली क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स नदी के किनारे होते हैं तो वहाँ पे अगर आप सोलर लगा दो तो बेटर है, थोड़ा हीटिंग अप भी नहीं होगी। तो इंडियाज लार्जेस्ट 25 मेगावाट फ्लोटिंग पावर प्लांट होगा ये इन द सिमधारी थर्मल स्टेशन to generate electricity from more than 1 lakh solar PV modules, cut approximately 46,000 tons of carbon dioxide। तो हमारे पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के तहत जो हमारे कमिटमेंट्स है उसको भी फुलफिल करेगा। ऑल्सो सेव अराउंड 1364 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर एनम, विच इन टर्न वुड एड इन मीटिंग द ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 6700 हाउस। बाकी पैंडेमिक के टाइम क्योंकि सब कुछ बंद था, रेलवेज का भी डेटा है, उन्होंने बोला कि हमने 36,000 करोड़ का घाटा हुआ है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो था वो भी एग्जीक्यूट होना था अलॉन्ग द मुंबई नागपुर कॉरिडोर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ओनली गुड्स ट्रेन जो है वो जनरेट कर रहे थे रेवेन्यू, पैंडेमिक में पैसेंजर ट्रेन तो थे ही नहीं। दे हैव सेड दैट वी हैव सफर्ड अराउंड द लॉस ऑफ 36,000 करोड़। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट एक्सप्रेसेस वरी ओवर फॉल्स रेप केसेस। तो कई सारे आप देखोगे केसेस निकल के आ रहे हैं जहाँ पे द दिल्ली हाई कोर्ट इज एक्सपर्ट्स कंसर्न कि भाई देर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर फॉल्स रेप चार्जेस अंडर सेक्शन 376। इसको देखेंगे आप, मूवी भी आई थी इसको लेके एक, बिकॉज ऑफ विच ये मतलब हाई कोर्ट ने ये बहुत ग्रेव कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि
क्योंकि क्या है ना, जनरली आजकल आप देखोगे द लॉ इज हेविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ वन जेंडर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द अदर पर्सन थिंक्स दैट कि इसी की गलती होगी, एक ही इंसान की गलती होगी। तो अक्यूज्ड इन अ फॉल्स रेप केस लूजेस हिज ऑनर, कैन नॉट फेस द फैमिली, एंड देन उसको जॉब से निकाल देंगे, एंड देन वो डिग्निटी रिस्टोर करना ना इतना ईज़ी काम नहीं है। कहना बहुत आसान है बट डिग्निटी रिस्टोर हो नहीं पाती है। बाकी अफ़गान रिटर्नीज़ टू गेट पोलियो वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो का जो वायरस है वो अफ़गानिस्तान में काफ़ी प्रेवलेंट है। इंडिया वैसे तो वायरस फ्री हो चुका है, बट बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम देयर, सो दे आर अ कैरियर। वैसे कोविड कम नहीं था, सो 34 पोलियो केसेस वर रिपोर्टेड इन अफ़गानिस्तान, 63 इन पाकिस्तान इन 2020। दीज़ आर द ओनली 2 कंट्रीज़ लेफ्ट जहाँ पे वाइल्ड पोलियो वायरस है, एंड दोज़ कमिंग इन अफ़गानिस्तान। बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल केसेस है कि इंडिया में ये फिर से आउटब्रेक हो जाए। दिस इज़ एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर, एवरीबॉडी एंटरिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान विल बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो वाइल्ड वायरस। बाकी जन शिक्षण संस्थान, एक यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फॉर स्किल डेवलपमेंट रूरल एरियाज, हैज़ ब्रॉट अ हाई स्पीड इंटरनेट टू सम ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट ट्राइबल हैमलेट्स इन द नीलंबूर जंगल इन केरला। सोचो आप, जंगल में भी मंगल, मतलब इन द टर्म्स लर्निंग अच्छी होगी। तो पलक्कयम, वेताकोली, अंबुला ट्राइबल हैमलेट्स में आप देखोगे हाई फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाले लॉन्ग डिस्टेंस वाई-फाई को लगाया जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ 5 टावर्स 100 एमबीपीएस इंटरनेट इज़ अवेलेबल। बताओ 100 एमबीपीएस की स्पीड, यहाँ पे 5 एमबीपीएस भी नहीं आ रही है अर्बन एरिया में। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दैट इज़ नाबार्ड, विल प्रोवाइड 5 लाख। जेएसएस ने 2.2 लाख दिए हैं, 2.02 लाख, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दैट द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लो कॉस्ट। वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। बाकी तो हमने देख ही लिया, मालाबार भी देख लिया। इज़राइल ने गाज़ा में फिर से स्ट्राइक जो है चालू कर दिया आफ्टर द क्लैशेस हैव ब्रोकन आउट देयर। तो दिस, एज़ यू नो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का अभी भी कोई नियर टर्म में कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा वायलेंस वहाँ पे बढ़ गया था बिकॉज़ ऑफ द प्रोटेस्ट। पत्थरबाज़ी, वही सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। सो अगेन हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टाइनियन टुक पार्ट इन द डेमोंस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय गाज़ाज़ हमास रूलर्स। तो इज़राइली इजिप्शियन ब्लॉकेड है टेरिटरी में, उसको इन्होंने हाइलाइट करने के लिए प्रोटेस्ट करना चालू किया। अब इज़राइल, एज़ यू नो, आपको पता है ना, अब्राहम अकॉर्ड के अंदर और पहले से भी, उसके पहले से ही इजिप्ट ने अपने टाइज़ नॉर्मलाइज़ कर लिए थे इज़राइल के साथ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब इजिप्ट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द साइड विद इज़राइल। तो एक यहाँ पे आप देखोगे कि इज़राइल इजिप्शियन जो ब्लॉकेड है उसके खिलाफ इन्होंने दे हैव स्टार्टेड डूइंग प्रोटेस्ट, जिसके बाद फिर इज़राइल ने हैज़ कैरी आउट द अटैक्स। बाकी चलिए फटाफट सवाल सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज़ देखते हैं कि आप लोग कितने करते हो जल्दी-जल्दी। तो दिस इज़ द अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग करंट, इसको हम वी आल्सो कॉल इट एज़ द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट भी बोला जाता है इसको, या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूटी। तो ये वार्म सरफेस वाटर लेके जाता है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर वीकेंस द सर्कुलेशन, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल टू ऑल द ओशन बेसिन वाया द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। आपके पास 30 सेकंड से फटाफट बताइए आंसर। आई एम वेटिंग ओवर हियर, जल्दी। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, ये गर्म पानी लेके जाता है फ्रॉम द ट्रॉपिक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर इट कूल्स एंड सिंक्स। तो अब अगर आप देखोगे, वार्म सरफेस वाटर नहीं है, ठीक है, ये इक्वेटर से वहां से लेके गर्म पानी तो वहां रहेगा ना, ठंडा इज टुवर्ड्स द अटलांटिक साइड, टुवर्ड्स द अंटार्कटिक साइड। तो सिमिलरली आप देखोगे ये जो है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है, दिस बेसिकली हेल्प्स इन दी एसीसी। टेक्निकली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब नॉट एसीसी। अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है ये आपके एसीसी को हेल्प करता है। बेसिकली इट इज लाइक अ लार्ज कन्वेयर बेल्ट। तो ये पानी जो गर्म पानी है उसको लेके जाता है पोलर एरियाज में, वहां से ठंडे पानी को, जो हाई डेंसिटी वाटर है, वो सिंक करके लाता है। इट हेल्प्स इन अंटार्कटिका ऑल्सो। So researchers have found that a part of this Arctic's ice is called as the last ice area is also melted. The fresh water from the melting ice reduces the salinity and density of water. तो अंटार्कटिका में सेम चीज हो रही है, एंड आप देखोगे इसका अटलांटिक में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी लास्ट है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को लेके। दिस मोड ऑफ एंगेजमेंट इज रेफर टू द मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, एंड फंडिंग ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज मैनेज्ड बाय द यूएन सेक्रेटेरिएट। Which of the following statements are correct? You people have 30 seconds to answer quickly. बताइए।
The correct answer is A only. So it is financed through extra budgetary trust fund, and ये सिर्फ UN Secretariat से नहीं आता. Like it is basically a part of UNDSA. So it is a multi-stakeholder governance group. Purpose is to bring together all the stakeholders in the internet governance debate. Establishment हुआ था was announced by United Nations Secretary General in 2006 and Secretariat is in UN office in Geneva, Switzerland. चलिए तो आज के लिए बस इतना ही. आई नो वी कुड हैव हैड मतलब कोशिश तो करी थी बट देन एज यू नो इंटरनेट वाज नॉट सपोर्टिव. सो दिस इज इट फॉर एनालिसिस ऑफ द संडे एंड मंडे. काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी आज. एज यू सी आज हमें टाइम लग गया पूरा कवर करने में बट नेवरदलेस वी आर डन एंड डस्टेड फॉर टुडे. सो only one special class tonight at 10:30 p.m. No other plus classes. I'll see you guys at 10:30. I think there is only one MCQ class at 5:30. Baki will see you guys in the evening. Thank you so much, everyone. Bye. Take care. Let's crack it. Be safe. Take care.